A very warm welcome to another brand new edition of Colors of India, your weekly cultural diary on Rajya Sabha TV. I'm Tina Jha, getting you the latest on cultural front this week from the city. First up, a glimpse of all that we'll be getting you in the next 30 minutes. Celebrating the quintessential spirit of Urdu. Next, we bring before you the Naikas of Vidyapati. And finally, a mosaic of techniques. We'll begin this week by celebrating the inimitable beauty of the Urdu language, its inclusive ethos and creative richness. So here's a special tribute to Urdu, a festival in the honor of one of its most brilliant masters. जिंदगी नाम है कुछ लम्हों का और उनमें भी वही एक लम्हा जिसमें दो बोलती आँखें चाय की प्याली से जब उठें तो दिल में डूबें, डूब के दिल में कहें आज तुम कुछ न कहो, आज मैं कुछ न कहूँ। बस यूं ही बैठे रहें हाथ में हाथ लिए, गम की सौगात लिए, गर्मिये जज्बात लिए। कौन जाने कि इसी लम्हे में दूर पर्वत पे कहीं बर्फ पिघलने ही लगी। An inimitable beauty, a soul-stirring intonation of lyrical splendor. The majesty of the language itself awes. The second edition of the festival, titled Jashn-e-Rekhta, showcases the richness of Urdu through forms like Mushaira, Qawwali and Ghazals, while looking to engage, enlighten and entertain audiences from diverse backgrounds. एक छोटी सी चौकी पर कीमती कालीन बिछा था और गाँव तकिया लगा था। सदर साहब उसी चौकी पर गाँव तकिए के सहारे बैठे थे। जिस शायर की बारी आती वो उसी चौकी पे आके एक तरफ निहायत अदब से दो दानों होके बैठ जाता। मुझे मौका मिला तो मैंने भी उसी तरह अदब से चौकी पर एक कोने में दो दानों बैठ के अपनी गज़ल में से एक शेर पढ़ा। वो सबकी सुन रहे हैं, सबको दादे शौक़ देते हैं। कहीं ऐसे में मेरा किस्सा गम भी बयां होता। मानी जायसी साहब को न जाने क्यों शेर इतना पसंद आया कि उन्होंने खुश होकर पीठ ढोकने के लिए मेरी पीठ पे एक हाथ मारा तो मैं चौकी से ज़मीन पे आ रहा। मानी साहब को मुंह घुटनों में दबा हुआ था, इसलिए उन्होंने देखा कि क्या हुआ। झूम झूम के दाद देते रहे और शेर मुकर्रर मुझसे पढ़वाते रहे और मैं ज़मीन पे पड़ा पड़ा शेर दोहराता। मेरे ख्याल से आज का माहौल देख के तो ये जश्न है बिल्कुल, और उर्दू का जश्न है। और जिस जज्बे से और जिस तादाद में लोग आए उससे बहुत मुतमईन हम। जो हमारे रेख्ता वेबसाइट पे जिस तरह का रिस्पांस रहा उसको देख के लगा कि हमें ये लोगों तक पहुंचाने के लिए सिर्फ इंटरनेट के ज़रिए, किताबों के ज़रिए ना रखते हुए ये एक पूरा माहौल उर्दू तहज़ीब का, उर्दू अदब का क़ायम किया जाए, इस लोग उसे महसूस कर सकें, उसे अपने अंदर जज्ब कर सकें। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। At the center of it, the love story Kaifi Aur Main by Javed Akhtar. The performance is dedicated to one of the country's greatest Urdu poets, Kaifi Azmi, on his 10th death anniversary. खून से एक खत लिखा जिसे देखकर मैं पागल सी हो गई। मेरा सर चकराने लगा। मैंने अब्बाजान से साफ साफ कह दिया कि मैं सिर्फ कैफी से शादी करूंगी, वरना किसी से भी नहीं। और वो खून से लिखा हुआ खत
अब्बाजान को दिखा दिया। खत पढ़कर अब्बाजान कहने लगे, बेटे ये शायर लोग बड़े रोमांटिक होते हैं, असली ज़िंदगी और उनकी शायरी में बड़ा फ़र्क है। ये लिखेंगे कि मैं आपकी याद में पत्थरों से अपना सर फोड़ रहा हूँ और अपने खून से ख़त लिख रहा हूँ, हालांकि हकीकत में वो एक पेड़ के नीचे लेटे ठंडी ठंडी हवा खा रहे होंगे और बकरे के खून से ख़त लिख रहे होंगे। मुद्दत के बाद उसने जो की लुत्फ की निगाह। Kafi's daughter Shabana Azmi herself performed. The mystic poem, complete with romance, humor, and grief, is interwoven with ghazals that complemented with gloomy violins and rhythmic tablas. A warm treat for the capital's Urdu lovers. खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े, इतना तो जिंदगी किसी की खलल पड़े। अंधेरी कम्यून एक बहुत ही पुरफिजा जगह पर था। ऐसा लगता था जैसे हम किसी छोटे से हिल स्टेशन पे हो। यहाँ से मैं रोज़ मदनपुरा जाके कपड़ा मिल मज़दूरों के साथ काम करता था। मज़दूरों के साथ मेरा बराह रास्त वास्ता था, एकदम डायरेक्ट। मैं दिन भर यूनियन का काम करने के बाद कम्यून में आकर रात देर तक अपनी शायरी और जर्नलिज्म पे वक्त सर्व करता। इसलिए कॉमरेड पीसी जोशी ने सबको ताकीद कर रखी थी कि कैफ़ी को औरों की तरह सुबह सवेरे उठाने की ज़रूरत नहीं। Jashn-e-Rekhta, the name of the festival presented by the Rekhta Foundation, this year celebrates Urdu poet Kafi Azmi on his 10th death anniversary. बन्नी भाई के यहाँ से लौटकर थोड़ी देर आराम करने के बाद अब्बाजान ने मुझसे कहा, तैयार हो जाओ, हम चौपाटी तक टहल कर आते हैं। मैं डरते डरते तैयार हुई और हम दोनों चौपाटी की तरफ चल पड़े। रास्ते में अब्बाजान ज़रा संजीदा से थे, बेटे तो ये है इन लोगों की ज़िंदगी। अब आप अपना फ़ैसला सुनाइए कि आया अब भी आप कैफ़ी साहब से शादी करना चाहती हैं या वापस चलना चाहती हैं। बाद में आप ये ना कहें कि कैफ़ी के पाँव बड़े हैं, मुझे पसंद नहीं, ये तो होल टाइमर है, कुछ कमाते नहीं, या किसी और वजह से मैं तलाक़ लेना चाहती हूँ। मैंने चलते चलते रुक कर अब्बाजान की तरफ देखा। अब्बाजान ये लोग बहुत अच्छे हैं, कैफ़ी तो खैर होल टाइमर हैं, लेकिन अगर ये एक मज़दूर भी होते तब भी मैं इन्हीं से शादी करती और टोकरी सर पर उठाकर मट्टी ढोती। मेरा फ़ैसला अटल है, अल्लाह ने चाहा तो आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूँगी। ये कैफ़ी साहब और शौकत कैफ़ी जो उनकी बीवी हैं, उनकी ज़िंदगी की कहानी है और जो उन्होंने देखा, जो समझा, जो जाना, जो सुना, वो सब कुछ उसमें आया है। उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात हैं जो कि रोमांस भी है, जिसमें पॉलिटिकल और सोशल कॉन्शियसनेस भी है, जिसमें फ़िल्म के बारे में भी बातें हैं, उनके गीतों के बारे में भी हैं और उनकी शायरी के बारे में भी है, बहुत कुछ है। मैं समझता हूँ उर्दू जो है वो आम इंसान की ज़बान है, लोगों की ज़बान है, आवाम की, वो जनता की ज़बान है, इसी वजह से वो ज़िंदा है। इसको कोई पेट्रोनेज की वजह से नहीं है, इसे पेट्रोनेज जितनी है नहीं जितनी होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अगर वो ज़िंदा है तो इसलिए है कि वो लोगों के दिलों को छूती है। देखिए ये जो उर्दू ज़बान तो इतनी मीठी ज़बान है और कैफ़ी साहब के जितने जो ये गाने हैं, उनकी गज़लें जो हैं वो इतनी कमाल की हैं, वो नॉस्टैल्जिक सॉन्ग्स हैं कि जब मैं गाता हूँ तो लोग सारी जो ऑडियंस है वो साथ में गुनगुनाने लगती है। जब भी चूम लेता हूँ इन हसीन आँखों को, 100 चिराग अंधेरे में झिलमिलाने लगते हैं। फूल क्या, शगुफ़े क्या, चाँद क्या, सितारे क्या, सब रकीब कदमों पर सर झुकाने लगते हैं, रक़्स करने लगती हैं। मूर्तें अजंता की पायलें छनकती हैं, गार गाने लगते हैं, 100 चिराग अंधेरे में झिलमिलाने लगते हैं। फूल खिलने लगते हैं उजले उजले गुलशन में, प्यासी प्यासी धरती पर अब्र छाने लगते हैं। लम्हे भर को ये दुनिया जुल्म छोड़ देती है, लम्हे भर को सब पत्थर मुस्कुराने लगते हैं। जब भी चूम लेता हूँ इन हसीन आँखों को, 100 चिराग अंधेरे में झिलमिलाने लगते हैं। तुम जो मिल
The Urdu language has a rich history, giving rise to some of the brilliant poetry down the centuries. As one of the 22 official languages recognized by the Indian Constitution and the national language of neighbor Pakistan, it also forms a warm cultural bond. जिस्म से रूह तलक रेत ही रेत, न कहीं धूप न साया न शराब, कितने अरमान हैं किस सहरा में, कौन रखता है मज़ारों का हिसाब, नब्ज़ बुझती भी भड़कती भी है, दिल का मामूल है घबराना भी, रात अंधेरे ने अंधेरे से कहा, एक आदत है जिए जाना भी। कौस एक रंग की होती है तुलू, एक ही चाल है पैमाने की, गोशे गोशे में खड़ी है मस्जिद, शक्ल क्या हो गई मैखाने की। कोई कहता था समंदर हूँ मैं और मेरी जेब में कतरा भी नहीं, खैरियत अपनी लिखा करता हूँ, अब तो तकदीर में खतरा भी नहीं। अपने हाथों को पढ़ा करता हूँ, कभी कुरान कभी गीता की तरह, चंद रेखाओं में सीमाओं में जिंदगी कैद है सीता की तरह, राम कब लौटेंगे मालूम नहीं, काश रावण ही कोई आ जाता। A festival celebrating Urdu and showcasing its true essence was indeed a delight for all the poetry lovers. On that note, we'll take a very short break here. Lots more coming up on the other side. Don't go anywhere. Coming up ahead on the show, an amalgamation of different dance styles. Welcome back after the break. Next on to a festival that keeps alive the tradition of the classical performing arts, and one that features original pioneers who have put our rich heritage on the global stage. Well, music aficionados in Delhi had a chance to be present on one such platform. So come and join them. The annual Lalit Arpan Festival by the Asavari School of Dance, an unbroken tradition. The festival was started by tabla maestro late Ustad Shafat Ahmad Khan and Padma Shri Shovana Narayan. The fiesta features torchbearers of classical music and dance. Classical music fully, and yet I enjoyed it today, and particularly because of the influence of film music. This kind of interest seems to have dwindled. पहली दुनिया बड़ी खूबसूरत है, ये हम में से कुछ हैं जो इसकी खूबसूरती को कम करने पर तुले हुए हैं, मगर ये जो कलाकार हैं ये इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए आए हैं और जिद थाम कर बैठे हैं कि चाहे कितनी अड़चन आ जाए, हम अपनी कला का दामन नहीं छोड़ेंगे। On the first of the two-day festival, Shaunak Abhisheki of the Agra and Jaipur Gharanas presented a Hindustani vocal recital. He started with a khayal in Shuddh Kalyan, also known as Bhoop Kalyan. Accompanied by Pandit Vinod Lele on the tabla and Vinay Mishra on the harmonium, Shaunak followed it with a tarana, a composition invented by Amir Khusro. He concluded his presentation with a Nirgun Bhajan composed by Guru Gorakshnath, 11th-12th century Nath Yogi connected to Shaivism. Indian classical music is a very important part of Indian culture. We are known outside India for our Indian classical music and yoga and Indian adhyatma. So my message to the audience is listen to all kinds of music, enjoy every kind of music, but for that you have to know your own culture, your own music. And Indian music is a very deep spiritual music, and it should be retained, it should be spread among the youngsters. That will
create more awareness and make the youth of today more cultured. The second day of the festival opened with the Shringara. That had a presentation by Vidushi Manju Mehta, a senior disciple of Pandit Ravi Shankar. Manju combined beauty, creativity and Indian classical music tradition in her presentation. सितार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये वीणा से इसका उदय हुआ, वीणा के बाद में इसका प्रचलन ज़्यादा हुआ। सितार में ऐसे दो घराने हैं, एक मेरे गुरुजी पंडित रविशंकर जी और गुरुजी विलायत खां साहब के दो घराने खास माने जाते हैं। मैं मैहर घराने को बिलोंग करती हूँ। और सितार ये जो अपना प्राचीन वाद्य है, इसको संभालना भी थोड़ा मुश्किल पड़ता है और जो भी इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं उनके लिए थोड़ा वोकल गाने का बेस बहुत ज़रूरी है। Another highlight was a Kathak performance by Vidushi Jayantimala, daughter of Kathak icon Sitara Devi. Jayantimala is among the top Kathak exponents from the Banaras and Lucknow gharanas. She started with a Ganesh Vandana, The second part of the performance was Paramparik Kathak, where the dance moves were made up entirely by a play of just the eyebrows and the eyes. Jayantimala showcased her versatility in Abhinaya and Layakari, combining both tradition and modernity. दरअसल ये जो प्रथा है हमारी, जो क्लासिकल जो मैंने किया कथक, वो मंदिरों की प्रथा। बेसिकली बहुत ज़्यादातर कथक में महफिल प्रथा होती है, दरबारी प्रथा होती है। हम लोग मंदिरों प्रथा करते। The concluding recital was another Kathak performance by Jayantimala's daughter Rishika Mishra. Rishika presented a Durga Stuti depicting the death of Shumbh and Nishumbh, the two asuras who confronted and were slain by Durga. The presentation showed just how well Rishika is shouldering the responsibility of carrying on her family tradition. An emerging artist, she has delivered many performances at various prestigious festivals. Well, this festival has proved to be a perfect stage for the classical arts and also to the artists. It's also served as an inspiration for students who look up to senior artists for guidance in learning the art. That leads us into another short break. There's still more to come on the program, so don't go away. Up next, glass painting taken to new heights. Welcome back once again. Now, this segment is all about the beautiful art form mosaic painting. Now, it's a form of art where little pieces of glass come together in a cohesive manner to form a beautiful picture. Take a look at this exhibition for yourself.
It's titled Rhythm in Pieces, a unique exhibition of glass mosaics by artist Renu Sharma. Creating a mosaic is a painstakingly a long process. The artist hand cuts and assembles small pieces of glass or tiles to form an artwork. When we say mosaics, it means an art form where we cut down pieces of glass to form a picture. And in my case, I use stained glass or the colored glass. I just take a variety of colors of glasses available and cut them down to my design or the kind of vision that I have in my head. This is an art form which gives me immense happiness, and I hope to grow awareness about this art form, which is currently unfortunately looked upon more as a craft. So I would like people to know more about this art, and that it's a fine art. It requires a lot of hard work and patience and lots of cuts in the hands also. But all in all, it's a wonderful art, and I hope we get more mosaic artists in India. It's painting with glass. That is how the artist describes the experience of creating mosaics. The choice of colors and the placement of individual pieces almost replicate the brush strokes of a painter. The pieces manage to catch sunlight and sparkle as the eye gradually moves to take in the beauty of the overall mosaic piece. It was really nice to be here. It was a visual treat to be in this exhibition from Miss Renu. And I was actually amazed to see how you can have glass and you can come out with something creative. It's really fascinating how you can have a colored glasses and you can actually make something so nice and elegant. So it's really nice, and it looks that the artist has really put a lot of hard work. Even though nature finds a big place in mosaics, Rhythm in Pieces showcases a variety of mosaics from goldfish to dragonflies. Everything is on display. The movement and the flow of the pieces somehow bring them alive. This amazing exhibition of glass mosaics by Renu. I especially love the Bulbul painting, creation that she's done. It must have been the painstaking efforts that she's taken to do this and create such a lovely piece of art is amazing. Thus, mosaic paintings, which began as early as the 4th century, continue to survive even today as a popular art form. Now, with exhibitions like the one we saw, the artist for sure is spreading awareness about the art of mosaics. And that brings us to an end of today's episode. We'll see you same time next week with another exciting episode. Until then, take very good care of yourself. It's a goodbye from the entire team.